Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely People's Sword Pen by Faisal Siddiqui. इस ओपिनियन को लिखा गया है, इसका क्या टाइटल है? पीपल स्वॉर्ड और पेन, ठीक है, यानी कि लोग, तलवार और कलम। ठीक है, इन हवाले से आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके हवाले से इसको लिखा गया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। So that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place amongst the nation of the world, preamble to the Constitution 1973। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो 1973 का जो आइन था उसके प्रियम्बल में ये चीज शामिल थी कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो प्रॉस्पर होंगे, अपने राइटफुल जो उनकी ऑनर है और प्लेस है उसको हासिल करेंगे, अटेन करेंगे, ठीक है, और दुनिया की नेशंस में अपना नाम करेंगे। In my own short life of 50 years so far, I have sadly witnessed this country being labeled first as the less developed country। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि उनकी जो 50 साल जिंदगी के हवाले से बात बता रहे हैं कि वो विटनेस हैं, सैडली विटनेस, ठीक है, कि इस कंट्री को वो लेबल करने चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये लेस डेवलप्ड कंट्री है, देन एज अ फेल्ड स्टेट, और फिर ये एक फेल्ड स्टेट है, एंड नाउ एज अ ह्यूमिलेटेड स्टेट इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और अब जो है ये एक ह्यूमिलेटेड स्टेट बन चुकी है दुनिया की नजरों में। This state of humiliation is undeniable when the government of Afghanistan lectures the Pakistani state and its people on political stability। इसके हवाले से इस ह्यूमिलेशन को हम देख सकते हैं, ये एक फैक्ट है जो कि अनडिनाएबल है कि जब गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान दिखती है, लेक्चर डिलीवर करती है या बताती है पाकिस्तानी स्टेट के हवाले से और पाकिस्तान के लोगों के हवाले से और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। एंड दे एज दे रिसेंटली डिड थ्रू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, जैसा कि उन्होंने अपनी रिसेंटली ऑफिशियल स्टेटमेंट में ऐसा किया। One of the central ideological bases for the rise of modern China has been their national determination never to repeat the century of humiliation between 1839 and 1949। ठीक है जी, अब वो बता रहे हैं कि जो सेंट्रल आइडियोलॉजिकल बेसिस आपको बता रहे हैं कि जैसे राइज था चाइना का, मॉडर्न चाइना ने अब जो राइज किया है उसने दोबारा कभी रिपीट नहीं की सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन पीरियड को, जो कि उसका 1839 से लेकर 1949 तक का पीरियड था। when they were subjugated by foreign powers, जब वो फॉरेन पावर से सबजुगेट थे, इनको सबजुगेट किया गया हुआ था, ड्यू टू देयर ओन नेशनल वीकनेस एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनकी अपनी ही नेशनल वीकनेस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। Primarily, our humiliation is an elite failure because the military, political, judicial, bureaucratic, capitalistic, religious, and media elites of this country determine our destiny by controlling the structures of power। अब वो कह रहे हैं सबसे पहले तो हमारी जो ह्यूमिलेशन है, हमारी कंट्री यानी पाकिस्तान की जो ह्यूमिलेशन है वो एलीट फेलियर की वजह से है, जस्ट बिकॉज ऑफ मिलिट्री, पॉलिटिकल, जुडिशियल, ब्यूरोक्रेटिक, कैपिटलिस्टिक, रिलीजियस और मीडिया एलीट्स की वजह से, जो कि डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं डेस्टिनी को, और हमारी हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं थ्रू द स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पावर के जरिए से, मनी के जरिए से, आइडियोलॉजिकल कल्चरल नैरेटिव के जरिए से हमें कंट्रोल किया जाता है। However, ताहम every country has an elite which wants power to concentrate it in their hands alone। हर कंट्री में elites होते हैं जो कि पावर को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अपने हाथों में रखना चाहते हैं, बट दे स्टिल डोंट वांट टू बी परसीव्ड ग्लोबली एज अ ह्यूमिलेटेड एलीट। लेकिन वो ये भी चाहते हैं साथ ही साथ कि ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पर उनको इस तरह से परसीव ना किया जाए कि वो एक एज अ ह्यूमिलेटेड एलीट उनको परसीव किया जाए, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, ये भी साथ साथ वो ये भी सोचते हैं। The problem with our elite is that while they display short-term tactical brilliance in still being able to sustain their rule, लेकिन हमारी elite के साथ क्या प्रॉब्लम है, इस तरह का है कि उनका जो शॉर्ट टर्म डिस्प्ले है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म डिस्प्ले चाहते हैं और रूल चाहते हैं, सस्टेन किया हुआ है, थामा हुआ है उन्होंने रूल। दे हैव नो स्ट्रेटेजिक सेंस और ग्रेटर एम्बिशन टू सस्टेन एंड इंक्रीज देयर elite पावर through the necessary national reforms that could lead them to bring perceived globally एज अ रिस्पेक्टेबल रूलिंग एलीट। लेकिन उनका यही है कि उनके अंदर एक स्ट्रैटेजिक सेंस मौजूद नहीं है, ग्रेटर एम्बिशन नहीं है कि वो इस पावर को, अपनी इलीट पावर को वो थाम के रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, मजीद बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं कि जो जरूरी नेशनल रिफॉर्म्स हैं उनको लेकर आए, ठीक है, और अपना जो दुनिया के अंदर एक ग्लोबल लेवल पर जो उनका परसेप्शन है ना, ठीक है, उसमें वो अपने आप को परसीव करवा सकते हैं एज अ रिस्पेक्टेबल रूलिंग एलीट। लेकिन उनके अंदर ये चीज, ये आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक सेंस मौजूद नहीं है।
टू अचीव नेशनल रिजुवेनेशन द कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री मस्ट बी अंडरस्टूड। ठीक है, अब ये जो नेशनल ये लेवल पे जो हमें चीजें अचीव करनी है, तो ये हम इस कॉन्फ्लिक्ट से जो कंट्री में चलता आ रहा है, इससे हम इस चीज को अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं। वन ऑफ द की स्टेप्स ऑन एनी पाथ टू नेशनल रिजुवेनेशन इज टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी कंटेम्पोरेरी कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान। अगर अब हमें ये स्टेप लेकर चलने हैं, दोबारा से रीशेप करना है चीजों को, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो अभी कंटेम्पोरेरी मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान में, उन चीजों को हम देख सकते हैं। दिस इज द बैटल बिटवीन द पीपल थ्रू पॉलिटिशियंस, द स्वॉर्ड कोर्सिव पावर थ्रू द मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, एंड द पेन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थ्रू द जजेस। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये बैटल जो है दरमियान में चल रही है किनके, पॉलिटिशियंस और लोगों के दरमियान। ठीक है, किसके जरिए से, स्वॉर्ड के जरिए से। स्वॉर्ड को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया, कोर्सिव पावर। ठीक है, जहरियाना जो हमारे पास पावर है, थ्रू द मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, एंड द पेन, और पेन को किससे इन्होंने तशबीह दी है, किसको सिंबलाइज किया है, इन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को कह रहे हैं थ्रू द जजेस, जो कि जजेस के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि पीपल, स्वॉर्ड और पेन किस तरीके से इन्होंने सिंबलाइज किया है। अब वो बताने जा रहे हैं पीपल के बारे में। ठीक है, द एंगर ऑफ May 9 was an culmination of historical processes and Imran Khan is a mere conduit of this expression। वो कह रहे हैं एंगर देखने को मिला, आपने 9 मई को देखा। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रोसेस में आपने देखा इमरान खान की ये एक्सप्रेशन देखा आपने। द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन which started in 1970 through the brave struggles of both the people of East Pakistan and West Pakistan is reaching a critical moment। अभी 1970 की दहाई की भी बात करें, उस वक्त ये स्टार्ट हुई थी स्ट्रगल, जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के दरमियान थी, जो कि अपने क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंची। द लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कैन बी सीन इन 3 डेवलपमेंट्स। और ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट और एक्सप्रेशन था डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का, वो देखा जा सकता है अपनी 3 डेवलपमेंट्स में। फर्स्टली, unlike General Ayub and Yahya, General Zia and Musharraf were not able to abrogate or repeal the constitution। ठीक है, जो जनरल जिया और ये तमाम जो आपको जनरल्स बताए हैं, वो एब्रोगेट करने के काबिल ना थे कॉन्स्टिट्यूशन को, विच इज अल्टीमेट एस्पायरेशनल एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल, जो कि लोगों का एक अल्टीमेट जो है वो एस्पायरेशनल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, दे मेयरली सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड किया, मुअत्तल किया कॉन्स्टिट्यूशन को। thus even the establishment paradoxically fears and understand the importance of the constitution। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि establishment paradoxically fear भी वो रखती थी और understand भी करती थी कि importance of constitution लोगों के लिए क्या है। ठीक है, सेकेंडली आपको बता रहे हैं, अभी हम पीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड फर्स्ट आपको उन्होंने बताया, अब सेकंड देखते हैं। डिस्पाइट मर्डर्स, disqualification, exiles, and state repressions, the political elites and workers remain alive and kicking, fighting, as well as collaborating with the establishment। सेकेंडली उनको उन्होंने आपको बताया कि दूसरा मर्डर्स, डिस्क्वालिफिकेशन, एग्जाइल्स कर देना, लोगों को निकाल देना, पॉलिटिकल एलीट्स के साथ, वर्कर्स के साथ जो है वो अलाइव, रिमेन अलाइव, और किकिंग का रवैया, फाइटिंग। ठीक है, एज वेल एज कोलैबोरेटिंग, दोबारा से इकट्ठा हो जाना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये चीजें जारी रही हैं। Thirdly, हम देखते हैं एज आसिम साजिद इन हिज बुक द स्ट्रगल फॉर हेजमनी इन पाकिस्तान प्रोफेटिकली एक्सप्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर आसिम साजिद की बात बता रहे हैं, जो कि अपनी बुक स्ट्रगल फॉर हेजमनी इन पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन करते हैं जी, कहते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ पीटीआई कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू मेनी पैरेलल पोस्ट colonial contexts where a youthful and digital connected demographic imbued with middle class aspirations form the vocal voice base of reactionary coalition that claims to break the monopoly of dominant elites। ठीक है, उसमें ये बता रहे हैं कि इनसे हम इस पार्टी के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से उनका पोस्ट कॉलोनियल जो है वो कॉन्टेक्स्ट था, जिसमें यूथफुल और डिजिटली कनेक्टेड जो हमारे पास डेमोग्राफिक होती है, ठीक है, मिडिल क्लास एस्पिरेशंस पाई जाती हैं, जिनमें वोकल वॉइसेस देखने को मिलती हैं, सुनाई देती हैं, और एक रिएक्शन नजर आता है कोलेशन का। ठीक है, कि क्लेम करते हैं वो कि ब्रेक करेंगे मोनोपोली को, किसकी मोनोपोली को, डोमिनेंट एलिट्स की मोनोपोली को। Pakistan is experiencing a second middle class mobilization। तो पाकिस्तान ने क्या एक्सपीरियंस किया, सेकंड मिडिल क्लास की मूवमेंट को। फर्स्ट एज पार्ट ऑफ लॉयर्स मूवमेंट, पहली एक लॉयर मूवमेंट होती है 2007 में, एंड नाउ एज अ पार्ट ऑफ इमरान खान मोबिलाइजेशन। और अब एक देखते हैं हम इमरान खान की मोबिलाइजेशन का पार्ट उनको। The journey of the people can no longer be ignored or silenced by the shut up call given by military courts or to return to family or dynastic politics। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि फैमिली या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को जो है ठीक है के जरिए से, या मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, वो अपनी शटअप कॉल के जरिए से इस जो अवाम का या लोगों का जो जिन है, ठीक है, उसको मजीद जो है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, या साइलेंस या चुप नहीं करवाया जा सकता।
यही बात की उन्होंने पीपल के बारे में। अब स्वॉट के हवाले से आ गए हैं, कहते हैं डिस्पाइट डिजायर्स टू द कंट्रेरी there has been no martial law or direct military rule in this country for the last 16 years, our longest period of formal constitutional rule। अब वो कह रहे हैं इसकी बजाय कि डिजायर हम देख रहे हैं कंट्रेरी हमें चीज नजर आ रही है कि मार्शल लॉ डायरेक्टली तो नहीं लगा इस कंट्री में, कितने लास्ट 16 ईयर से। ठीक है, ये काफी फॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल का एक लॉन्ग पीरियड नजर आता है हमें। द डे ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स मोनोपोली ओवर पावर्स आर ओवर। ठीक है, अब जो जो एस्टेब्लिशमेंट की मोनोपोली के दिन थे, ठीक है, पावर के हवाले से, वो कह रहे हैं वो ओवर हो गए हैं। डायरेक्ट मिलिट्री टेक ओवर्स कैन बी टायर्ड अगेन, और अब डायरेक्ट जो मिलिट्री टेक ओवर थे वो टायर्ड हो चुके हैं दोबारा से। बट एज इन ईस्ट पाकिस्तान दिस माइट स्पेल द एंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेशन, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान का स्पेल था उसने इस चीज को एंड कर दिया, उस डोमिनेशन को खत्म कर दिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पर हम देख सकते हैं द सस्टेन्ड मैस मोबिलाइजेशन एंड रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स नीडेड टू फुलफिल द लिबरल ड्रीम ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी एंड डीप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज नॉट इन साइट। ठीक है, अब इस साइड पर हम ये भी नहीं देख सकते कि जो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स है या लिबरल ड्रीम है कि सिविलियन की सुप्रीमेसी हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिप्लोमेसी हो, वो भी हमें यहाँ पे देखने को जो है वो नहीं मिल रही। thus what we will continue to have is in a strong military imprints on our constitutional democracy। लेकिन हमें एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इम्प्रिंट्स नजर आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पर फॉर सम इयर्स, कुछ सालों से। बट विदाउट द एस्टेब्लिशमेंट मोनोपोली, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मोनोपोली के बजाय दैट इज वेरियस शेड्स ऑफ हाइब्रिड गवर्नेंस, हमें जो शेड्स नजर आ रहे हैं किसके, हाइब्रिड गवर्नेंस के। But the role of the military establishment and its intelligence agencies is also critical for the future of the country for three reasons। अब लेकिन तीन वजूहात की बिना पर हमें जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल है वो बहुत ही क्रिटिकली फ्यूचर के लिए, इस कंट्री के लिए नजर आता है। कौन से रीजन हैं वो? फर्स्टली, नो फोर्स एक्सेप्ट द मिलिट्री कैन इंश्योर मोनोपोली ओवर ओवर वायलेंस ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। ठीक है, अब मोनोपोली जो है ओवर वायलेंस हमें नजर आ रही है मिलिट्री की, मिलिट्री इंश्योर करवा रही है अपनी मोनोपोली को ओवर वायलेंस द ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। ठीक है, सिविल वॉर एंड क्योस आर द रिजल्ट ऑफ वीक मिलिट्री, और लेकिन वीक मिलिट्री का नतीजे के तौर पर क्या आ रहा है, एक सिविल वॉर निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, और क्योस आ रहा है, तबाही नजर आ रही है। Secondly, no substantive reforms are possible without the backing of the establishment, कि किसी किस्म की भी substantive reforms नहीं हो सकती, जो जरूरी reforms है ना substantive उनको कहते हैं, वो possible नहीं है without the backing of the establishment। ठीक है। Thirdly, only a strong and professional armed forces can safeguard us against the two threats on our borders। ठीक है, thirdly क्या है कि strong सिर्फ और सिर्फ strong और professional armed forces ही safeguard कर सकती हैं हमें, ये जो हमारे borders पर threats मौजूद हैं उनसे। द एक्सपोर्ट ऑफ इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान, जो आपको पता एक्सपोर्ट हो रही है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की अफगानिस्तान से, एंड द राइजिंग डोमिनेशन ऑफ हिंदू तवा इंडिया इन दिस रीजन, और हिंदू तवा इंडिया की जो डोमिनेशन नजर आ रही है रीजन में, उस चीज की भी रोकथाम सिर्फ वही कर सकते हैं, आर्मी आर्म फोर्सेस हमारी। वी नीड द स्वॉर्ड, तो हमें स्वॉर्ड की जरूरत है, बट विदाउट इट ट्राइंग टू सबजुगेट द पीपल और द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमें उस स्वॉर्ड की जरूरत तब है हम पीपल और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबजुगेट ना करें। ठीक है, उसको उसकी कोशिश नहीं हमें करनी चाहिए। पेन है आगे, पेन के हवाले से कहते हैं जी, वेदर जजेस डिजायर इट और नॉट, और वेदर दे कंसिडर देमसेल्व्स अप टू द टास्क और नॉट, कि वो ये डिजायर रखते हैं या नहीं रखते, अपने आप को कंसिडर करते हैं इस टास्क के लिए या नहीं करते। इट इज द सुपीरियर जुडिशरी, ये सुपीरियर जुडिशरी ही है विच विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन चेकिंग द अब्यूज बाय बोथ द पीपल एंड द स्वॉर्ड, जो कि चेक लगाएगी लोगों और स्वॉर्ड दोनों के रूल के ऊपर। ठीक है, द सुपीरियर जुडिशरी स्टैंड्स एज द constitutional guarantor against both majoritarian people politics by protecting the weak religious social and economic groups। ठीक है, वो कह रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटर के तौर पर काम करती है, किसके अगेंस्ट, दोनों के, पीपल पॉलिटिक्स के भी और जो वीक रिलीजियस सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनके भी, एज वेल एज अपोजिशनल पॉलिटिकल फोर्सेस, साथ ही साथ जो अपोजिशनल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको भी चेक लगाने वाली जो है वो सुपीरियर जुडिशरी ही है। Also, it stands as a constitutional wall against the constant threat of the militarization of constitutional democracy and the subversion of high human rights। ठीक है, और यही है जो कि डेमोक्रेसी लेकर आएगी और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि पेन जो होता है वो बहुत ताकत रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली इसको कहा जा रहा है कि आपका कानून इतना जो है वो उसकी हिफाजत होनी चाहिए, इतना स्ट्रांग जो है वो होना चाहिए। However, ताहम their role is crucial in a more fundamental way।
और आगे कह रहे हैं ताहम इसका रोल और भी ज्यादा फंडामेंटल वे में भी बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट एंड स्प्रेड द लिबरेटिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज दिस वेरी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन विद इट्स कोर वैल्यूज ऑफ मॉडर्नाइज्ड वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर के लिए स्टेट की इस कॉन्स्टिट्यूशन का लिबरेटिंग वैल्यूज का इसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, विच विल हेल्प अस शेड अवर प्रेजेंट ह्यूमिलेशन, जो कि हमें इस चीज से बचाएगी, जो हमारी प्रेजेंट ह्यूमिलेशन हो रही है उसमें हमसे बचाने में हमारी हेल्प करेगी। देयर फॉर इसलिए वी नीड द पेन, तो हमें पेन की जरूरत है, बट विदाउट इट ट्राइंग टू जुडिशियलाइज और अवर डेमोक्रेसी और ओवर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द मिलिट्री। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि डेमोक्रेसी को जुडिशियलाइज कर दिया जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाए मिलिट्री के थ्रू। इन अदर वर्ड्स द जुडिशरी शुड रेगुलेट बट नॉट कंट्रोल डेमोक्रेसी, के रेगुलेट तो करेगी जुडिशरी किसको, डेमोक्रेसी को, मगर कंट्रोल नहीं। ठीक है, नॉट नॉर स्ट्रेट जैकेट द सिक्योरिटी फोर्सेस फाइट अगेंस्ट थ्रेट टू द स्टेट, ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो स्ट्रेट जैकेट के तौर पर जो है वो अगेंस्ट द थ्रेट्स ऑफ द स्टेट फाइट करें। The destiny of this nation lies in the balance between the people, तो the sword and the pen। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं राइटर कि इन तीनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए, अपनी अपनी एक लिमिट्स होनी चाहिए, विद इन बाउंड्स उनको काम करना चाहिए, पीपल को, स्वॉर्ड को और पेन को। एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सच बैलेंस थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इन तीनों की तरफ जो है वो अगर हमें इस बैलेंस को क्रिएट करना है तो हमें तीन स्टेप्स को की जरूरत पड़ेगी। इमीडिएट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, फौरी तौर पर फेयर और फ्री इलेक्शंस हो। रिमूवल ऑफ द कोरेसिव डेडलॉक अमंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, और जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के दरमियान जो एक डेडलॉक बना हुआ है उसको जरूर फौरी तौर पर उसको भी खत्म किया जाए। एंड द रिमूवल ऑफ द इनसिक्योरिटी ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप ऑफ एनी फ्यूचर पॉलिटिकल रेप्रेसल्स, और जितने भी फ्यूचर जो पॉलिटिकल रेप्रेसल्स हैं उनके हवाले से मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इनसिक्योरिटी जो है उसको भी जो है उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए। तो तभी हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, इन स्वॉट पीपल और पेन के अंदर जो है वो बैलेंस कायम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द राइटर। ठीक है जी, ये राइटर ने आपको इसका एनालिसिस दिया है, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।